कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर सब यकीन नहीं करते। लेकिन अगर ये कहानी आपकी खुद की हो तो मेरा नाम है सूरज और मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ जिन पर शायद आप भी यकीन न कर पाएं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, एक घर जिसे आसानी से एक हवेली भी कहा जा सकता था। हम उस घर में करीबन 2011 में गए थे। नया शहर था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। पापा की जॉब ही कुछ इस तरह की थी। हमें हर 2 या 3 सालों में नई नई जगहों पर जाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार उस घर में गया था। मैं उस वक्त शायद 11 साल का था, लेकिन पहली बार वहाँ कदम रखते ही मुझे ये एहसास हुआ मानो कोई मुझसे कह रहा हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना ही अच्छा नहीं होगा। मम्मी, पापा और दीदी अंदर जा चुके थे। पापा ने अंदर से आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, अंदर आओ। उस घर में पहला दिन बिना किसी इंसिडेंट के गुजरा। सब बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, जो हमेशा 1 या 2 कमरों वाले मकान में रही हो और अचानक से उस फैमिली के लिए एक 8 बेडरूम वाले घर में शिफ्ट होना या जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन उसी शाम उन घटनाओं की शुरुआत हुई जिसने हमारे सारे एक्साइटमेंट को ख़त्म कर दिया। शाम के करीब 8 बजे थे। पापा और दीदी बाहर से डिनर लाने के लिए गए हुए थे। मम्मी अंदर वाले कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी उन्हें आवाज़ आई, मम्मी। उन्हें लगा मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। ये आवाज़ ऊपर कहीं से आ रही थी। मम्मी ने सोचा कि मैं ऊपर अकेले चला गया हूँ और मुझे अब डर लग रहा है। मम्मी जल्दी से ऊपर चली आई। उन्होंने फिर से मेरी आवाज़ सुनी, मम्मी। इस बार ये आवाज़ उस कमरे से आ रही थी। वो कमरा जिसे मकान मालिक ने बंद रखा हुआ था। भाई साहब, कुछ सामान रखा हुआ है मेरा इस कमरे में, आप ना इसको लॉक बिल्कुल भी मत खोलना। मैं आपको ये लॉक खोल के कुछ दिनों में दे दूंगा सामान निकाल के यहाँ। मम्मी बहुत कंफ्यूज थी। इस रूम के दरवाजे पर तो मैंने लॉक देखा था। बेटा, बेटा कहीं तुमने तो ये लॉक नहीं खोला? बेटा ऐसे नहीं करते। ये कहते हुए मम्मी उस कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उन्होंने फिर से मेरी आवाज़ सुनी, मम्मी। लेकिन इस बार ये आवाज़ नीचे से आ रही थी। मम्मी पीछे मुड़ी और ऊपर से ही हॉल में देखा। मैं नीचे खड़ा था। मम्मी मुझे देखकर शॉक हो गई और फिर जब उन्होंने उस कमरे की तरफ देखा, वो कमरा लॉक था, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने सुबह देखा था। वो बहुत डर गई। वो भाग कर नीचे आई और जब तक पापा नहीं आए मुझे वैसे ही वहीं पकड़कर बैठी रही। मैंने उस दिन से पहले उन्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। पापा के आते ही मम्मी ने सारी बातें उन्हें बताई। लेकिन पापा, जिन्हें किसी भी तरह की सुपर नेचुरल पावर्स में, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज में
किसी तरह का कोई बिलीव नहीं था। उन्हें लगा कि थकान की वजह से मम्मी को ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। उन्होंने मम्मी को वही समझाया और उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम सब ने साथ में डिनर किया। मम्मी अभी भी उस बात को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन पूरा दिन काम करके वो बहुत थक चुकी थी। इसीलिए हम सब जल्दी सोने चले आए। आज हम सब हॉल में ही सोने वाले थे, क्योंकि अभी काफ़ी सामान अनपैक करना बाकी था। हम सब थकान की वजह से तुरंत ही सो गए। लेकिन ठीक 2 बजे हम सब एक चीख की आवाज़ से उठे। चीख मेरी दीदी की थी। मम्मी, पापा, वहाँ ऊपर कोई है। हम में से किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। पापा जल्दी से उठे और ऊपर गए। उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे चेक किए और फिर से नीचे आए। मम्मी और मैं दीदी को शांत करवा रहे थे। पापा ने कहा, बेटा ऊपर कोई नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक किए हैं, सब बंद है। तुमने क्या देखा आखिर? दीदी ने कहा, वो उस खिड़की में, पापा उस खिड़की पे एक लड़की थी। वो उसी कमरे की ओर इशारा कर रही थी जो लॉक था। उस कमरे की एक खिड़की कुछ इस तरह से बनी थी कि जो हॉल में से देखी जा सकती थी, और दीदी का कहना था कि उन्होंने उसी खिड़की में एक लड़की को देखा है। मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे से मन ही मन बातें कर रहे हो, कुछ ऐसी बात जो वो हमें नहीं कहना चाहते थे। उसके बाद मम्मी पापा ने हम दोनों को सुलाया। दीदी काफ़ी डर गई थी, उन्हें सोने में कुछ वक्त लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो सो गई। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा, शायद ये चेक करने के लिए कि मैं भी सोया हूँ या नहीं। लेकिन मैं जाग रहा था, क्योंकि मैंने उसके बाद मम्मी को कहते हुए सुना, आपको शर्मा जी की बात मान लेनी चाहिए थी, हमें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है वो ठीक कह रहे थे। उस चुप हो जाओ, मैंने कहा था ना, बच्चों के सामने ऐसी कोई बात मत करना, खामखा बच्चे डर जाएंगे। अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मम्मी, पापा और दीदी कुछ बात कर रहे हैं। मैं उनके पास गया। मम्मी कह रही थी, अब क्या आप इसे भी मेरा वहम कहेंगे या फिर कोई बुरा सपना? पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। दीदी ने कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब आखिर क्या हो रहा है? मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे शीशे के टुकड़े। माँ तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम उठ गए? ऐसे बिहेव करने लगी मानो कुछ भी ना हुआ हो। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैं समझ गया, उस रात पूरे घर में जितने भी शीशे थे, मिरर्स थे, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जरा सी भी रिफ्लेक्शन देखी जा सकती थी, सब टूट चुकी थी। सारे मिरर्स छोटे छोटे टुकड़ों में उस घर के फर्श पर पड़े हुए थे। और ताज्जुब की बात तो ये है कि हम में से किसी ने भी कुछ भी टूटने की कोई आवाज़ नहीं सुनी। मम्मी पापा को समझा रही थी, बार बार कह रही थी कि हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन पापा मानने को तैयार ही नहीं थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में,
कहा ना, ये सब बस एक इत्तेफाक है। उसके बाद जब पापा ऑफिस गए, मम्मी मुझे लेकर वहीं पास वाले एक मंदिर में गई। वो मंदिर हनुमान जी का था। हमने वहाँ दर्शन किए और इन 2-3 दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग वहीं आई। और उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से निकलने वाले थे, मम्मी को एक कॉल आया। कॉल था पंडित जी का। ये वो पंडित जी थे जो हमारे घर में होने वाली सारी छोटी बड़ी पूजा पाठ किया करते थे। दरअसल वो किसी काम से यहाँ हमारे नए शहर में आ रहे थे और वो हमसे मिलना चाहते थे। मुझे वो पंडित जी बहुत पसंद थे क्योंकि वो हर स्पिरिचुअल बात को लॉजिक और रीज़न के साथ समझाया करते थे, ना कि अंधविश्वास का सहारा लेकर। उन्होंने मम्मी से एड्रेस लिया और कहा वो शाम में लगभग 7 बजे आएंगे। मम्मी ने यही बात पापा को कॉल करके बता दी और कहा कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए। शाम को हम सब पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। वो आए तो हम उन्हें लेने के लिए गेट तक गए, मगर जैसे ही वो गेट से अंदर आए, उन्हें कुछ महसूस हुआ। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बहुत डर गए थे। पापा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ पंडित जी। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, वहीं घर के बाहर रुक गए। फिर उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा कि कुछ नहीं भाई साहब, सब ठीक है। उन्होंने पूछा आप इस घर में कितने दिनों से हैं। पापा ने कहा बस 1-2 दिन ही हुए होंगे पंडित जी। पंडित जी ने कहा भाई साहब हम यहाँ बाहर ही बैठेंगे। पापा ने कहा पंडित जी आप एक बार अंदर तो आइए, ज़रा देखिए ये घर कितना आलीशान है, कितना खूबसूरत है। पंडित जी ने कहा माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं अभी तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं समझ गया हूँ कि ये घर क्या है। मम्मी पापा ने एक दूसरे के सामने देखा। ये काफ़ी अजीब सी बात कही थी पंडित जी ने, लेकिन वो दोनों ही पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत बाहर बैठने का इंतज़ाम किया और पंडित जी को बिठाया। पंडित जी जितनी भी देर वहाँ थे वो बस अपने आसपास देख रहे थे, बार बार ऊपर की ओर देख रहे थे, उस कमरे की खिड़की की तरफ जो कमरा लॉक था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और मैं जानता हूँ कि मम्मी पापा ने भी ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और वो वहाँ से चले गए। लेकिन अगले ही दिन पंडित जी ने मम्मी को फिर से फ़ोन किया। फ़ोन करके उनसे कहा कि भाभी जी 3 दिन बाद अमावस है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी और बुरी ताकतें सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शायद भाई साहब इन सब बातों पर यकीन ना करें, लेकिन आपको अमावस से पहले इस घर से जाना होगा। मम्मी उनसे कुछ भी कह पाती, इससे पहले ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। पापा भले ही इन सब बातों में बिलीव ना करते हों, लेकिन वो पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और इसीलिए जब मम्मी ने उन्हें ये बताया कि पंडित जी ने कहा है कि उन्हें ये घर अगली अमावस, जो कि सिर्फ 3 दिन बाद थी, उससे पहले खाली करना है, पापा ने तुरंत ही अपने ऑफिस में बात कर ली।
उन 3 दिनों में कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बातें हुई जो शायद किसी और जगह, किसी और घर में महज एक इत्तेफाक मानी जाती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मम्मी यहाँ जितना भी चाहे फ्रेश खाना बना ले, लेकिन उस खाने में से हमेशा एक अजीब सी बू आने लग जाती थी, मानो वो खाना बनने के बाद तुरंत ही सड़ गया हो। हम जिस मटके से पानी पिया करते थे, उस मटके में बार बार चींटियां आ जाया करती थी। और मैं 1 या 2 चींटियों की बात नहीं कर रहा हूँ। इतनी चींटियां मानो वो पूरा मटका चींटियों से भरा हुआ हो। घर में जो पानी की टंकी थी वो बार बार खाली हो जाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद अपने आप भर जाया करती थी। जिस कमरे में कोई ना हो, उस कमरे की लाइट्स ऑन या ऑफ हो जाना, कभी कभी किसी भी नल का ऑन या ऑफ हो जाना, ये सब बातें हमने उन 3 दिनों में एक्सपीरियंस की। और इन सब बातों से पापा भी अब श्योर हो चुके थे कि वो गलत थे और उन्हें इस घर में कभी आना ही नहीं चाहिए था। और शायद इसी रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी सारे इंतज़ाम किए और हम लोग अमावस से बस 1 दिन पहले वहाँ से निकल गए। दोस्तों, शायद इस घर में हमारे साथ जो भी हुआ उसे कोई और इत्तेफाक समझ सकता है। सारी चीज़ों की, छोटी बड़ी चीज़ों की कोई ना कोई रीजंस, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो कोई इत्तेफाक, वहम, सपना नहीं था। वो साइंस थे। साइंस किसी की प्रेजेंस के, साइंस किसी नेगेटिव एनर्जी के। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बस इतना चाहती थी कि हम उस घर को छोड़ दें, हम उसके घर को छोड़ दें। क्योंकि इस नेगेटिव एनर्जी की वजह थी एक लड़की। उस लड़की की दुनिया वालों से नफरत। वजह थी उस लड़की के साथ हुई नाइंसाफी। वजह थी उस लड़की का अधूरा प्यार। वजह थी काजल। काजल कौन थी, उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के दूसरे हिस्से में। और मैं जानता हूं शायद आप इस कहानी पर यकीन ना करें, क्योंकि कुछ किस्से, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर सब यकीन नहीं करते, जिन पर सब यकीन नहीं करते।